नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th जीव विज्ञान चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, जीवाणुओं को नंगे आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपनी जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना हो और सूक्ष्म जीव सहायता से इस नमूने से सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को प्रदर्शित करना हो तो किस प्रकार का नमूना आप अपने साथ ले जाएंगे और क्यों? उत्तर: हम अपने घर से आसानी से उपलब्ध होने वाले दही का प्रयोगशाला में नमूना के रूप में ले जा सकते हैं। वह सूक्ष्म जीव की उपस्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि दूध का दही में परिवर्तन या किण्वन लैक्टोबैक्टीरियल्स जीवाणु की सहायता से होता है, इसलिए दही में यह सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 2, उपापचय उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं। उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। उत्तर: चावल, आटा, दाल का बना नरम नरम आटा, जिसका प्रयोग डोसा व इडली बनाने में होता है, जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। इस आटे का फुलफुला दिखना CO2 के उत्पाद के कारण होता है। C6H12O6 किण्वन प्रोडक्ट 2C2H5OH प्लस 2CO2। इसी तरह ब्रेड का सना हुआ आटा ईस्ट द्वारा किण्वन होता है। प्रश्न नंबर 3, किस भोजन आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? इनमें कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर: लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिकल अम्ल उत्पन्न करके दुग्ध को दही में बदल देता है। यह दुग्ध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिकल एसिड में बदलता है। लैक्टिकल एसिड अम्ल दूध की प्रोटीन केरीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। यह जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा यह सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कर को रोकते हैं। प्रश्न नंबर 4, कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूँ, चावल तथा चना अथवा उसके उत्पादन से बनते हैं और उसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल हो, उनके नाम बताइए। उत्तर: गेहूँ, चावल तथा चना अथवा उनके उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके भटूरा गेहूँ से, डोसा व इडली चावल व उड़द की दाल इत्यादि से बनते हैं। प्रश्न नंबर 5, हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर: प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवधारी के उपापचयी व्युत्पन्न होते हैं। यह किसी अन्य सूक्ष्म जीवधारी जैसे जीवाणु के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं। प्रतिजैविक प्रतियोगिता निरोधक द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। अधिकतम प्रतिजैविक बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन सूक्ष्म जीवों कवक द्वारा किया जाता है। यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के काम आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी या न्यूमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेनिसिलिन सर्वप्रथम प्राप्त प्रतिजैविक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रश्न नंबर 6, किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। उत्तर: नंबर 1, रेमाइसिन को म्यूकर रेमोनियास नामक कवक से। नंबर 2, पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 7, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिपद है? उत्तर: प्रतिदिन नगर व शहरों में व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा
जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नहर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज कहते हैं। नंबर 1, वाहित मल सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनिकीय होते हैं। नंबर 2, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? उत्तर, वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र से किया जाता है जिससे यह प्रदूषण मुक्त हो सके। यह उपचार 2 चरणों में संपन्न होता है। नंबर 1, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में मुख्यतः बड़े छोटे कणों को भौतिक क्रियाओं जैसे अवसादन, निषेधन, प्लवन आदि द्वारा अलग किया जाता है। सबसे पहले तैरते हुए कूड़े करकट को निषेधन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद ग्रिट, मृदा तथा छोटे कणों को अवसादक द्वारा पृथक किया जाता है। बारीक कण प्राथमिक जल स्तर के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और प्लावी वही स्त्राव का निर्माण होता है। वही स्त्राव को प्राथमिक उपचार टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। नंबर 2, द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवधारियों का उपयोग किया जाता है जैसे ऑक्सीकरण ताल एक उथला जलाशय होता है जिसमें वाहित मल एकत्रित किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण सैलाब और जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि होने लगती है। जीवाणु अपघटन करते हैं और शैवाल उनमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन जल को दूषित होने से बचाती है। इस प्रकार ऑक्सीकरण ताल संक्रामक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के पश्चात केवल नुकसान न देने वाले पदार्थ ही रह जाते हैं। द्वितीयक उपचारक के पश्चात प्लांट से वही स्त्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है अथवा तृतीयक उपचार हेतु रासायनिक क्रियाविधियों द्वारा इससे नाइट्रोजन एवं फास्फोरस लवणों को पृथक करने के पश्चात वही स्त्राव को जलाशयों में मुक्त कर दिया जाती है। प्रश्न नंबर 9, क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है? यदि हाँ तो किस प्रकार से? इस पर विचार करें। उत्तर, हाँ, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस एक प्रकार से गैसों मुख्यतः मीथेन का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। गोबर के पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर में मुख्य रूप से बैक्टीरिया यम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। बायोगैस गोबर गैस संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से गीवों में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़क नाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा? व्याख्या कीजिए। उत्तर, जैव नियंत्रण। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। यह रसायन मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचते हैं। यह पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनो बैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों का निर्माण राइबोवियम जीवाणु के सजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। मृदा के मुक्तावस्था में रहने वाले अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोटोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मृदा
में नाइट्रोजन अवयव की मात्रा को बढ़ाते हैं। कवक अनेक पादपों के साथ सजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को माइक्रोराइजा कहते हैं माइक्रोराइजा कहते हैं। ग्लो ग्लोमस जीन्स के बहुत से कवक सदस्य माइक्रोराइजा बनाते हैं। इस संबंध के कवकीय सजीवी मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण कर पादपों को प्रदान करते हैं और पदार्थों में भोजन प्राप्त करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल से विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इसमें से अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे एनाविना ना अनस्टॉक आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण विधि से विषारक रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बैक्टीरिया बेसिलस थुरिन जीएनसी को प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से वैज्ञानिक बेसिलस यूरिनजीएनसिस ट्राक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सकते हैं। ऐसे पादप पेड़ के द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। वीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है, जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उगाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई, मच्छर और एफिड्स आदि वीटी कॉटन को क्षति नहीं पहुंचा पाते। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपयोग में किया जाता है। यह बहुत से पादप रोग जनकों का प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। वैक्यूलोवायरसिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों आर्थ्रोपोड्स पर हमला करते हैं। अधिकांश वैक्यूलोवायरसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, वह न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यह जीवाणु प्रजाति विशेष सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशकीय उपचारों के लिए अति उत्तम मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11, जल के 3 नमूने लो। एक नदी का जल, दूसरा अनौपचारिक वाहिनी मल जल तथा तीसरा वाहित मल उपचार संयंत्र से निकला द्वितीयक वही स्त्राव। इन तीनों नमूनों पर अ व स के लेबल लगाओ। इस बारे में प्रयोगशाला कर्मचारियों को पता नहीं है कि कौन सा क्या है। इन तीनों नमूनों अ व स का VOD रिकॉर्ड किया गया, जो क्रमशः 20 mg/L, 8 mg/L तथा 400 mg/L निकला। इन नमूनों में कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित नमूना है? इस तत्व को सामने रखते हुए कि नदी का जल अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ है, क्या आप सही लेबल का प्रयोग कर सकते हैं? उत्तर VOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की मात्रा उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत निश्चित समय काल में करता है तथा उन्हें ऑक्सीकृत करता है। अनुपचारित वाहित मल जल सबसे अधिक प्रदूषित होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य का मल मूत्र, कपड़े की धुलाई से उत्पन्न जल, औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट आदि उपस्थिति रहता है। इसलिए इस जल का VOD सबसे अधिक होगा। नदी का जल साफ होता है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, अतः इस जल को VOD सबसे कम होगा। इसलिए यह निम्नलिखित प्रकार से लेबल किए जा सकते हैं। नमूना VOD मानक नमूने का प्रकार: अ 20 mg/L,
द्वितीयक वही स्राव, ब 8 mgl नदी का जल, अ 400 mgl अनुपचारित वाहित मल जल। प्रश्न नंबर 12, उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। उत्तर नंबर 1, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। नंबर 2, स्टेटिन लोवास्टेटिन का उत्पादन मोनाक्स परफ्यूरियस से किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का पता लगाओ और अपने अध्यापक से इनके विषय में विचार विमर्श करें। नंबर 1, एकल कोशिका प्रोटीन SCP। नंबर 2, मृदा। उत्तर नंबर 1, एकल कोशिका प्रोटीन सैलाब जैसे रूपाई, रूलिना, क्लोरेला तथा सिनेडेस्मस एक कवक जैसे इस्ट सेकेटरोमाइसिटी, ट्राउलाप्सिस तथा कैडिडा का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में किया जा रहा है। नंबर 2, मृदा। यह एक अकेला निवास स्थल है जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवी तथा प्राणी जात उपस्थित रहते हैं और उच्च पादपों को यांत्रिक सहायता एवं पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिस पर मनुष्य की सभ्यता आधारित है। पौधे के विकास पर राइजोस्फीयर सूक्ष्मजीवों का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। राइजोस्फीयर में सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रतिक्रिया के फल स्वरूप CO2 तथा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है जो पौधों में अकार्बनिक पोषकों को घुलाते हैं। कुछ राइजोस्फीयर सूक्ष्मजीवी वृद्धि उत्तेजक पदार्थ भी उपस्थित करते हैं। जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया आदि जैव उर्वरक मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित को घटते क्रम में मानव समाज कल्याण के प्रति उनके महत्व के अनुसार संयोजित करें। महत्वपूर्ण पदार्थ को पहले रखते हुए कारणों सहित अपना उत्तर लिखें। बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन तथा दही। उत्तर नंबर 1, पेनिसिलिन। यह एक प्रतिजैविक है। इसका उपयोग बहुत से जीवाणु जनित रोगों जैसे सिफिलिस, गठिया, डिप्थीरिया, फेफड़ों का संक्रमण आदि के उपचार में किया जाता है। नंबर 2, बायोगैस। इसका उपयोग खाना बनाने एवं प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। गोबर गैस। निर्माण के उपरांत उपयोग की गई गोबर की स्लरी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, सिट्रिक एसिड। इसका उपयोग बहुत से भोज्य पदार्थों के परीक्षण के रूप में किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परजिलस नाइजर नामक कवक द्वारा किया जाता है। नंबर 4, दही। यह एक दुग्ध उत्पाद है जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 15, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उत्तर, जैव उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे नील, हरित, सैलाब या साइनो बैक्टीरिया, जीवाणु एवं कवक से होता है। साइनो बैक्टीरिया की कई जातियां जैसे नॉनस्टॉक, एनाविना, टोलिप्रोथिक्स आदि वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर उसे नाइट्रोजन यौगिकों में परिणत कर देती है। इसमें हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य भूमिका निभाती है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम मटर कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर उसे नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिणत करते हैं। इससे मृदा की पोषक शक्ति की वृद्धि होती है। भूमि में पाए जाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु जैसे एजोट्रोवेक्टर, एजोस्पाइरिलम की वायुमंडल
के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। माइक्रोराइजा के कवक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कवक के तनु मृदा से फास्फोरस तथा अन्य पोषकों को ग्रहण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।